हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थिव जीवन से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर मैंने पिछले क्लास में पूरा हिस्ट्री का बताया था, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में मैंने एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस आपको बताया था। और आज मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल पढ़ाने जा रहा हूँ। पाषाण काल पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस पे सारा है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको इस आधार पर एमसीक्यूज लाऊंगा, पीवाईक्यू भी लाऊंगा कि जो टॉपिक मेरा छूट भी गया, मिस भी गया हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर अप करेंगे। ठीक, तो एंशियंट हिस्ट्री का जो आने वाली परीक्षा यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, दरोगा है, होम गार्ड है, ठीक, तो जो भी परीक्षाएं हमारी आने वाली है उन सभी संबंधित परीक्षाओं संबंधित पूरा तथ्य कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा। ठीक, ये पार्ट वन आपका है, और जो पार्ट वन आपका है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टोन एज, जो आने वाली है हर एक परीक्षा, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, छोटे से लेकर हाई तक जो परीक्षा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, और ये टॉपिक जो है मैंने क्या बताया था, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स में लेके चलूंगा। राइट, तो शुरू करते हैं। भारत प्राचीन इतिहास की जानकारी। सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा है ना। तो देखा जाए तो तीन स्रोत मिले थे भारत इतिहास के जानकारी के विषय में। तीन स्रोत थे। एक पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक मतलब खुदाई करके, पुरातत्व विभाग जो था, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसके थ्रू पता चला। तो इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन और चित्र आदि आते हैं, जो उत्खनन से प्राप्त किए जाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रमाणित है। जो हमारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं उससे ज्यादा अधिक प्रमाणित है। ठीक, जैसे मैंने कोई चीज पढ़ा किताब में, लेकिन अगर उसको मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं तो एक अलग चीज है ना। कि लोग हमें कोई कहानी बता दें, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी बता दिए, तो कहानी नहीं, हम एविडेंस भी देकर देखें, हाँ नहीं वहां पे है ऐसा, तो हम कहेंगे नहीं, हाँ ये एकदम बात सही है, फैक्ट की बात है ना। तो पुरातात्विक का स्रोत जो है, कहा जाता है ये साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रमाणित है। और इसके अंतर्गत जैसे हमें अभिलेख मिलते हैं, मतलब कहीं भी कुछ लिखा हुआ मिलता है, कोई दीवार में कुछ लिखा हुआ मिलता है। ठीक, साथ ही साथ सिक्का, कोई कॉइन मिल जाए, सोने चांदी किसी चीज का सिक्का मिल जाए, उसमें कुछ अंकित है, चित्र अंकित है, कुछ लिखा हुआ है, कोई स्मारक मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, कोई पिलर्स मिल जाए, ठीक, या कोई भवन मिल जाए, या कोई पिक्चर मिल जाए, चित्र मिल जाए। ठीक, तो ये साहित्य पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है प्राचीन इतिहास के? तो इसके अंतर्गत वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, जातक, पिटक आदि आते हैं। ठीक, जैसे बौद्ध धर्म में हो गया, जैन धर्म में हो गया, हिंदू धर्म में वेद कहते हैं, वेदों में ये बताई गई बातें, पुराणों में ये बताया गया, उपनिषदों में ये बताया गया। बहरहाल इसको गलत नहीं बताया गया है, सही ये भी है। लेकिन लोग देखे नहीं, किताबों में जो अंकित है, किताबों में जो लिखा हुआ है, लोग उसी को बिलीव करते, उसी पे विश्वास करते हैं। ठीक, तो वेद पुराण में जो चीजें, मतलब ये साहित्यिक स्रोत है, साहित्य में जो बताया गया वही चीज, मतलब उस समय जो लोगों ने साहित्य में लिखा होगा, वो अपने हिसाब से जो चीजें लिखे होंगे, दूरदर्शी व्यक्ति थे, ज्ञानी पुरुष थे, ऐसा नहीं था उन्होंने, वो कोई बेवकूफ नहीं थे, ज्ञानी पुरुष वो भी थे। तो उन्होंने जो चीजें लिखी हैं तो गलत नहीं लिखी होंगी, ये रियलिटी है। ठीक, तो इसमें लेकिन यह है कि लोग जब अपनी आंखों से नहीं देखते ना, तो विश्वास नहीं रहता है। और वही चीज साहित्य स्वरूप पुरातात्विक में क्या है, लोग देखते हैं तो उसको विश्वास करते हैं। ठीक, अगला था विदेशी यात्रियों का वर्णन। जैसे कोई फॉरेनर्स आए, उन्होंने किताबें अपनी लिखी, वो किताबों में जिक्र किया गया। विदेशी यात्रियों का वर्णन ऐसे तात्पर्य कि जो कि विदेशी भारत घूमने आए हो, और उसके बारे में लिख कर, जैसे फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभ के बारे में जानकारी दी। फाहियान आया, हुएनसांग आए, तो जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने मार्को पोलो आए, तो इन लोगों ने जो चीजें लिखी हैं, तो वो भारत घूमने आए, भारत में जो पोजीशन स्थिति देखी होगी, उस हिसाब से उन्होंने किताब लिखी, बुक लिखी। ठीक, तो ये स्रोत होते हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। मानव सभ्यता का वह प्रारंभिक दौर जब औजार मुख्य रूप से पत्थरों के बने होते थे और मानव शिकारी संग्राहक जीवन जीता था। मतलब उस समय वो मानव सभ्यता डेवलप हुई थी, स्टार्टिंग जो थी, कहा जाता है उस समय मुख्य उनके तो औजार, औजार कैसे होते थे, पत्थर के औजार होते थे। पाषाण काल है तो पत्थरों के औजार होते थे। ठीक, पत्थर से ही शिकार करते थे, और उनका जीवन क्या था, पत्थर से शिकार मारना, उनको खाना, बस। और कोई ऐसा काम नहीं था, क्योंकि माइंड उनका डेवलप नहीं था।
उनका जो दिमाग था वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं थे, तो उनका काम क्या था कि औजार बनाना पत्थर से, या पत्थर को ही औजार समझ के उसको शिकार करना और शिकार को खाना, यही जीवन, ऐसे अपना जीवन वो लोग व्यतीत करते थे प्राचीन काल के लोग। ठीक, अब देखो पाषाण काल में क्या कहा गया, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में बांटा गया है, जो लगभग 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन साल पहले शुरू होकर 3000 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें भीमबेटका जैसे शैलचित्र और प्रारंभिक बस्तियां बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। ठीक, तो जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है पाषाण काल को, जो लगभग 2.5 मिलियन ईयर पहले से शुरू होकर 3000 साल तक ये पीरियड रहा। ठीक, जैसे जैसे भीमबेटका की गुफा भी बताई गई है, दिखाई गई है। ठीक, इस काल के प्रमाण है जो प्रारंभिक मानव विकास और प्रकृति पर निर्भर को दर्शाते हैं, मतलब इसे प्रमाण है कि पहले मनुष्य कैसा था, प्रकृति पर डिपेंड था। ठीक, प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंड था। ठीक, और उसमें ये चीज दिखाया भी गया है पाषाण काल में। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों, 1 मिनट। हम्म पाषाण काल के मुख्य चरण, स्टेज ऑफ स्टोन एज। तो भैया जो चरण है, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, लगभग 2.5 मिलियन ईयर से 12,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, यह पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक, तो 8,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। कहीं कहीं बताया जाता है 6,000 से 2,500 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। ठीक, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र किया गया है। ठीक, तो ये जो पीरियड है ये स्टोन एज का है। आगे चलते हैं। पाषाण काल पढ़ने से पहले हम भारत इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है, हम इसको समझ लें। ठीक, पाषाण काल को स्टार्ट करने से पहले इसका भारत का विभाजन भी किया गया था 3 पार्ट। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। इतिहास को 3 भागों, 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज। ठीक, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, मतलब जो प्रागैतिहासिक काल में थे तो कोई रिटन एविडेंस कोई नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य में नहीं मिला। और कहा गया इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि से प्राप्त होता। इससे उत्खनन में जो चीजें हमें मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक, साथ ही साथ इसमें जो खिलौने मिले हैं, या हमें जो उपकरण मिले हैं, उपकरण मतलब कैसे, पत्थरों के औजार। ठीक, ये जो चीजें मिली हैं उसी बिहाफ पे हम फाइंड आउट किए, और कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग के थ्रू उनकी जब टाइम पीरियड निकाले तो उस समय का है। तो मतलब इसमें उस समय लोग लिखित कोई, मतलब इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला हमारे पास। ठीक, कोई लिखित विवरण इसका नहीं है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का तो प्रचलन था, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक, मतलब इस पीरियड की बात की जाए तो उसमें पाषाण काल आ जाता है, पाषाण काल, स्टोन एज, इसमें स्टोन एज आ जाता है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें, इस कला में लेखन में राइटिंग था, प्रोसेस, लोग लिखते थे, लेकिन इस प्रचलन को हम पढ़ नहीं सकते थे, जो लोग लिखते पढ़ते थे। ठीक, और इसका जो हमारे पास उदाहरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते पढ़ते थे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक काल पीरियड में वो चीजें आती हैं जो है लिखित में, परंतु वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक, वो आद्य ऐतिहासिक काल में। तीसरा आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, और मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40,000 वर्ष पहले ही हुआ है। मतलब कि जो हेमो, जो एक डेवलप मानव है वो 30 से 40,000 वर्ष पहले भारत, मतलब पृथ्वी पर आया है। परंतु
कहा जाता है कि ऐतिहासिक पीरियड में कि जो भी चीजें मिली लिखित में मिली और जिन्हें पढ़ी भी लिखित विवरण उपलब्ध है। इसमें क्या बताया गया कि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित लिखित विवरण उपलब्ध है। ठीक, रिटर्न में एविडेंस हमें प्राप्त है, लिखित विवरण है जो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, और इसकी इसी के तहत हमारा जो 3 सेक्शन पढ़ाए जाते हैं इतिहास के, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास, ये चीजें पढ़ी जाती हैं। हम लोग को ऐसे डिवाइड कर दिया, प्राचीन, मध्यकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें था पाषाण काल आता। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। हमने पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं, पूरा पाषाण काल ना, तो मैं 3 पीरियड जो डिवाइड किए गए थे वो मैंने बताया। पूरा पाषाण काल दोस्तों, पूरा पाषाण काल मतलब स्टोन एज का सबसे पुराना पार्ट, कि मतलब इसमें लोग एकदम अनभिज्ञ थे, एकदम शून्य, इनको कुछ नहीं पता है, जीवन शैली तक नहीं पता है। ठीक, कि जैसे आज की डेट में जो आदमी खाली बैठ के खा रहा है, बस कोई काम उसके पास नहीं है, तो उसको क्या अनभिज्ञ समझो, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब ए टू जेड कोई भी काम नहीं, खाली वो बैठ के खाना सोना है बस। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है कोई मतलब का नहीं रह जाता है। जीवन ऐसा जियो, अगर आपके जीवन के उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि अब सरकारी नौकरी ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करिए आप। आपसे जो हो पाए वो करिए, समाज के लिए करिए, देश के लिए करिए, अपने लिए करिए। अपने लिए तुम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप लोग अपने लिए नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो देश और समाज तो छोड़ ही दो। ठीक, अपने लिए टाइम दो, जरूरी है कि हम चलो नहीं देश सेवा करना चाहते, नहीं हम समाज सेवा करना चाहते, अपने लिए टाइम दो, अपने शरीर के लिए दो, अपने घर परिवार के लिए दो। ठीक, अपने पर्पस या अपने उद्देश्य के लिए दो, जो तुम्हारा अपना पर्सनल है, अपने बच्चों के लिए दो। तो कुछ ऐसे काम हमें करने चाहिए जीवन में जिसकी वजह से एक हमारा रूटीन डेवलप रहे, एक हम काम करने की में अंदर कला है। ये ना हो कि हम एकदम पूरे एकदम जानवरों की तरह हैं, खाली खाएं सोएं और कोई काम नहीं। ठीक, आप देखो पूरा पाषाण काल में इस काल आखटेक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? आखेटक एवं खाद्य संग्रहण, खाद्य एवं खाने को इकट्ठा करना। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं मिले। पूरा पाषाण काल के समय में मनुष्यों का या मनुष्य व्यक्ति कोई भी एक जीवित प्राणी के अवशेष नहीं मिले भारत से। ये पूरा पाषाण काल की बात कही जा रही है। अब देखो, उपकरण मिले लेकिन मनुष्य नहीं मिले। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 25,000 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे, मतलब जो उपकरण मिले हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई से मिले अवशेषों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। मतलब जो अवशेष मिले हैं और उनके जब हम साक्ष्य कलेक्ट किए हैं और उन पे हमने जब चेक किया है तो देखा गया कि ये सारे साक्ष्य 14 लाख वर्ष पुराने हैं। तो मतलब कि अब ये जो हमें साक्ष्य मिले हैं, स्वाभाविक सी बात है मनुष्य ही तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई व्यक्ति ही तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 14 लाख वर्ष पुरानी चीजें मिली है, तो मतलब उनका उपयोग मनुष्य ही कर रहा होगा। ठीक, गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन घाटी में मिले। सोहन नदी घाटी में गोल पत्थर, जो गोल पत्थर का है, जैसे मान लो गोल चकला टाइप का है। ठीक, गोला जो होता है गोल है, सर्कल है और चारों तरफ नुकीला है, फेंक के मार दे जानवर मर गया। तो ऐसे पत्थर कहाँ? सोहन घाटी से मिले। ठीक, सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाए गए। ठीक, मतलब वो पत्थर जो नुकीले होते हैं। ठीक, तो ऐसे फ्लक्स टाइप के होते हैं। तो ऐसे कहां पे मिले? हमें चेन्नई में मिले, नहीं मद्रास में मिले, जो वर्तमान में चेन्नई जिसे कहा जाता है। ठीक, तो पूरा पाषाण काल पीरियड के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इन दोनों प्रणालियों मतलब जो मैंने भी जो पढ़ा नहीं इधर, कोर और फ्लक्स, ये चीजें पढ़ी नहीं, ये दो प्रणालियां थी पत्थरों की। अब इसी आधार में क्या बताया गया कि इन दोनों प्रणालियों में निर्मित प्रस्तुत औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिली। मतलब सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में वहां मिले और बेलन घाटी इलाहाबाद में ये इस तरह के हथियार मिले। मतलब मद्रास में मिले, यहाँ भी मिले हमें। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका, मध्य प्रदेश, अब देखो मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका गुफा है। परीक्षा में कई बार पूछा गया भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय महत्वपूर्ण है। इस समय मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। अभी ये अग्नि के बारे में नहीं जानते थे। इस पीरियड में अभी लोग अग्नि के बारे में 1% चांस नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक,
संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रिटो जाति के थे। भारत में पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। मतलब जो औजार, जो वेपन्स यूज करते थे शिकार के लिए, उनके आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, अब तीन भागों में जो बांटा गया है वो कौन कौन से देखिए। ये देखिए, पूरा पाषाण काल में तो हस्त कुठार चलता था, हैंडेक्स जिससे बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी टाइप का। ठीक, विदारणी क्लेवर उद्योग। ठीक, विदारणी, विदारणी ये भी एक प्रकार का हथियार था। ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल में शल्क निफ्लक्स से बने औजार होते थे। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल में सल्कों और फलकों की ब्लेड, भाई फलकों ब्लेड पर बने औजार, मतलब बहुत नुकीले, मतलब एकदम डंडी नुमा होता था, आगे नुकीला होता था, मारते थे फेंक के। ठीक, जो हथियार होते थे, पत्थर अगर ऐसे ऐसे बनाया जाए तो नुकीला होता था कि मारते थे एकदम ब्लेड की तरह, की जाए सलाख से काट दे। ठीक, तो इस तरह के पूरा पाषाण काल में विदारणी हस्त कुठार नंबर 1, नंबर 2, इसमें सल्क के आधार पर बनाए गए, और इसमें सल्कों और फलकों के आधार पर औजार बनाए गए। ठीक, इसमें मतलब छोटे और धारदार हथियार थे, शल्क और शल्कनी फ्लक्स के आधार पर बनाए गए हथियार। तो तीन पीरियड के जो औजार के हिसाब से बांटे गए कि किस पीरियड में कैसे औजार प्रयोग करते थे, पत्थरों से बने औजार कैसे प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो लिखा गया पूर्व पाषाण युग काल के महत्वपूर्ण स्थल। पहलगाम मिला स्थल कहाँ पे है? कश्मीर में है। वेलन घाटी इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़ गुफाएं होशंगाबाद जिले में और मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में। 16 और सिंगी तालाब, 16 आर सिंगी तालाब नागौर जिले में राजस्थान में। नेवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र। हुसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक में। और अट्टीराम पक्कम, अट्टीराम पक्कम तमिलनाडु में। तो ये पाषाण काल एज के समय के प्रमुख स्थल खोजे गए थे, जो इस तरह पेपर पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल संबंधित अट्टीराम पक्कम कहाँ पे था। ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक, ये तो बहुत पूछा जाता है, भीमबेटका, बेलम घाटी, निवासा, ये सब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। मैं खुद पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन काफी बार पेपर में आए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब पाषाण काल में देखो, पूरा पाषाण काल को मैंने पीछे बताया नहीं। अब देखो, पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के आकार एवं जलवायु होने पर परिवर्तन के आधार पर हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक, जैसे जलवायु बदली, लोग बदले, सोच समझ बदली। ठीक, तो निम्न पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से 1 लाख। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक, ये आपके पूरा पाषाण काल फर्स्ट वाले सेक्शन को डिवाइड किया गया तीन भागों में। वो फर्स्ट वाला सेक्शन का एक्सप्लेनेशन था, पूरा पाषाण काल के बारे में अभी तक मैं जो बता रहा एक्सप्लेनेशन था। अब उसको तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस समय के जो औजार देखो कैसे होते थे, ये देखिए औजार कैसे हैं। ऐसे ही औजार पत्थरों के लोग प्रयोग करते थे। ठीक, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल आ जाता है। जैसे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ भैया, पीसीएस का बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये आपका कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ये सब चीजें जो है वनडे एग्जाम की परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणो उपकरण माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण काल में उपयोग करने वाले उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक, इस समय के प्रशस्त उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाणकालीन जीवन में भी शिकार पर अधिक निर्भर रहते थे। इस समय तक के लोग पशुओं में गाय, बैल, भैंस, गाय, बैल, भेड़, घोड़े व भैंसों का शिकार करने लगे। तो इस समय लोग बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल में जो गाय हो गई, गायों को शिकार करते थे, तब तक ज्ञान नहीं था ना। बैल हो गया, भेड़ हो गई, ठीक, साथ ही साथ भैंस हो गए, घोड़े हो गए, इनका शिकार करने लगे। अब बड़े जानवर तो बड़े हथियार प्रयोग करने लगे। ठीक, जैविक गुणसूत्रों के प्रमाण के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल में मिलता है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से पूरी तरह मिलते हैं। कहा जाता है सबसे पहले मानव जो है अफ्रीका महाद्वीप में आया। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में जन्मा।
तो अफ्रीका महाद्वीप में जो मानव जन्मे उनके जो जीन्स थे वैसे ही सेम जीन्स केरल में एक मानव कंकाल पाया गया है, और उनका जब मैच किया गया तो उनके गुणसूत्र जो थे, जीन्स जो थे, आपस में मिल रहे थे। ठीक, तो सबसे पहले भारत में केरल में मानव की उत्पत्ति बताई गई। ठीक, आगे चलते हैं। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल क्या थे? तो मध्य पाषाण काल में जो इंपॉर्टेंट स्थल थे, बागोर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, सराय नाहरराय चोपनी मांडो महगढ़ा या दमदमा तो उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। दमदमा, महागढ़ा, सराय नाहरराय, चोपनी मांडो ये उत्तर प्रदेश। भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। नवपाषाण काल ये भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक, शुरुआत को तो नहीं मिले, लेकिन नवपाषाण काल की कई चीजें मिली। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रसव उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इस काल में सबसे पहले 1860 में ली मेसूरियर ने इस काल का पहला उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इसके बाद 1872 ईस्वी में निबलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र में दक्षिण भारत को उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। 1872 में खोज हुई और फ्रेजर साहब ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र में दक्षिण भारत का उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया, प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु थे कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। मतलब ये जो क्षेत्र थे ये नवपाषाण काल के दौरान भारत से प्राप्त हुए। भारत में देखे गए इन इन जगहों पर इसके काफी ज्यादा साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य जो है ये प्रांत रहे। उत्तर भारत सबसे ज्यादा है, उत्तर भारत, मध्य भारत, ठीक, और दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये 2-3 राज्य थे, नहीं तो और ज्यादातर सब उत्तर भारत के ही राज्य थे। ठीक, और ये जान जाइए कि उस समय क्या होता था, मनुष्य ज्यादातर जहां पानी होता था वही निवास करता था, इसलिए जहां जहां नदी घाटियां है इंसानों के साथ सबसे ज्यादा वहीं पे मिले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र मतलब तांबा, ताम्र मतलब तांबा। इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। मतलब इस काल में मनुष्यों ने पत्थर को तो औजार प्रयोग करते थे पहले, उसके बाद इन्होंने तांबे के भी औजारों का प्रयोग किया। ठीक, और इस काल को ताम्र पाषाण कालीन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण कालीन। सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों में प्रयुक्त किया गया वह भी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईसा पूर्व किया गया। कहा जाता है सबसे पहले तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व किया गया। भारत ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में हुआ है। तांबे का सबसे पहले मुख्य प्रयोग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भाग महाराष्ट्र में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी, सूखे क्षेत्रों में अहाड़ा, गिलुंड नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा एवं एरंड स्थानों की खुदाई के बाद ऐसा पश्चिम मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ठीक, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा ताम्र पाषाण कालीन चीजें पाई गई। ठीक, तो दोस्तों पाषाण काल के तहत जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है बच्चों, लेकिन ये जो वीडियो थी ये पार्ट 1 थी, आपकी पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 वीडियो आपकी आएगी इसी स्टोन एज की ही, क्योंकि अभी इसमें मैंने काफी चीजें नहीं बताई हैं। ठीक, तो पार्ट 1 थी, पार्ट 2 वीडियो अब आपकी आएगी। ठीक, इस हिस्ट्री की पार्ट 1 स्टोन एज, पार्ट 2 स्टोन एज आएगी। पार्ट 3 में आपको मैं क्या दूंगा, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। ठीक, पार्ट 2 वीडियोस की आएगी, जल्द ही आपको मिलेगी। आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जो भी परीक्षा रहेगी उनमें ऐसे इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सर्वाधिक हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो का पूरी तरह देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, और साथ ही साथ वीडियो आपको हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन से मिलेंगी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक, तो आज क्लास हम यही ओवर करते हैं, आगे हम मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।